बैंकिंग शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इंडसइंड बैंक और यस बैंक, हालांकि इंडसइंड बैंक संभलने कोई संकेत नहीं दे रहा है। यस बैंक निचले स्तर से थोड़ा संभल जरूर रहा है और अब ये जो गिरावट है वो 3% के आसपास की रह गई है अगर हम यस बैंक की बात करें तो। लेकिन इंडसइंड बैंक 6% नीचे ये शेयर है और वहाँ पर रिकवरी के कोई साइंस मिल नहीं रहे हैं। लेकिन इन दोनों शेयरों में गिरावट की क्या वजह है, ये बताने के लिए हमारे दो सहयोगी सौमित और शरद जुड़ गए हैं। सौमित, पहले आपसे जानेंगे, इंडसइंड बैंक आज निफ्टी का टॉप लूजर, निफ्टी बैंक पर इसके चलते ही प्रेशर भी है, चिंताएं क्या हैं आखिर इंडसइंड बैंक को लेकर? तो अगर आप देखेंगे तो इंडसइंड बैंक में जो खबर आई है वो ये है कि आरबीआई ने जो रिन्यूअल टर्म थी वो एक्सटेंड कर दी गई है, एक्सटेंड की है सुमंत कटपलिया की, जो सीईओ है इंडसइंड बैंक के। बट जो कंसर्न यहाँ पे आई है वो ये है कि इंडसइंड बैंक ने 3 साल का एक्सटेंशन मांगा था बट आरबीआई ने सिर्फ 2 साल का एक्सटेंशन दिया। अब ये क्यों एक कंसर्न है? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये काफ़ी अनयूजुअल अनाउंसमेंट की है आरबीआई ने। यूजुअली वो जो एक्सटेंशन देते हैं वो या तो 1 ईयर की देते हैं या 3 ईयर के देते हैं, बट इस टाइम पे उन्होंने सिर्फ 2 साल का एक्सटेंशन दिया है। अब बैंक ने भले ही एक डिप्टी सीईओ का अपॉइंट कर रखा है, बट एनालिस्ट कम्युनिटी का ऐसा मानना है कि जो 2 साल का जो एक्सटेंशन दिया है ये सिर्फ किसी नए कैंडिडेट को ट्रांजिशन के लिए या ग्रूम करने के लिए काफ़ी है। कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने के लिए या एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करने के लिए ये काफ़ी नहीं होगा जो एक्सटेंशन दिया गया है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो कटपलिया जी ने अपने पहले के एनालिस्ट मीट में ये कहा था कि वो एक 4th डोमेन बनाना चाहते हैं इंडसइंड में, जिसमें वो एक्सपर्टीज़ करेंगे और ये एक्विजिशन के थ्रू करेंगे। बट चूंकि अब एक्सटेंशन जो हुआ है वो सिर्फ 2 साल का हुआ है, एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि ये एमएनए वाला जो रूट था वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि एमएनए को ज़्यादा टाइम लग जाता है। 2 साल काफ़ी कम टाइम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये दूसरा एक कंसर्न है। अब ये कंसर्न्स का ऐसा मतलब नहीं है कि आगे चल के जब वापस से रिन्यूअल होने के लिए आएगा इनका जो सीईओ का टर्म है तब ये ना हो, क्योंकि पास्ट में ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस हुए हैं जब आरबीआई ने पहले छोटा टाइम का रिन्यूअल दिया था बट उसके बाद उन्होंने वापस से 3 साल का रिन्यूअल दिया है, जैसे कि हमने फेडरल बैंक, डीसीबी बैंक और सीएसबी बैंक में ऐसे केसेस देखे हैं। अब इसके चलते जेपी मॉर्गन ने जो अपनी रेटिंग थी इंडसइंड बैंक में उसको भी उन्होंने डाउनग्रेड किया है न्यूट्रल पे। पहले ये ओवरवेट का रेटिंग था और टारगेट प्राइस भी उन्होंने कट किया है 1060 पे। पहले ये टारगेट प्राइस करीब 1400 के आसपास का था। ठीक है, तो इंडसइंड बैंक पर ये 2 अपडेट्स। प्रियंका, आपने कहावत सुनी है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। बिल्कुल, तो यार दोनों आज तो बैंक्स की एग्जैक्टली वही हो रहा है। अब 3 साल की उम्मीद थी और अमूमन हम देखते यही है कि 3 साल का ही एक्सटेंशन किसी को मिलता है और ये वैलिड कहीं ना कहीं चिंता है। तो ये ओवर लेकिन क्या ओवर रिएक्शन तो नहीं है कहीं 6% के आसपास का? ये मुझे ओवर रिएक्शन लग रहा है, क्योंकि इंडसइंड बैंक जैसा जो शेयर है 6% टूट जाए। हाँ, लोअर लेवल से थोड़ा सा चला जरूर था ये। जेपी मॉर्गन की भी एक डाउनग्रेड रिपोर्ट आई, उसने भी सेंटिमेंट और वीक कर दिया, तो ये एक बड़ी वजह है। इसीलिए थोड़ा सा डबल वैमी इसके लिए, स्टॉक के लिए इंडसइंड बैंक में। सौरभ जी, यस बैंक पर शरद के पास जाएंगे और समझेंगे कि वहां पर आखिर क्या क्या खबरें आ रही हैं, क्यों ये प्रेशर में है। हालांकि रिकवरी है, लेकिन आपसे इंडसइंड बैंक पर पहले व्यू चाहेंगे। लोअर लेवल्स पर इंडसइंड बैंक को लेने का मौका है या फिर जो कंसर्न सौमित ने गिनाए आपको लगता है कि बिल्कुल वो वाजिब कंसर्न्स हैं? और इंडसइंड बैंक की पर जो जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट है जहां पर थोड़ी सी चिंताएं जाहिर की गई हैं, रेटिंग डाउनग्रेड किया गया है, वो भारी पड़ने वाला है आगे भी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आज का रिएक्शन तो एक थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ी रिस्पाइट ज़रूर आ सकती है शेयर में जितनी गिरावट आई है। लेकिन ओवरऑल देखने की बात ये है कि बैंक की अब स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। जैसे कि अभी बता रहे थे आपके सहयोगी कि जो अभी सीईओ हैं उन्होंने जो बताया, जो उनके प्लान्स थे, अब उनके प्लान्स में कोई फ़र्क तो नहीं आएगा या जब वो अर्निंग्स में पता लगेगा। आई थिंक ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और जब इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो मुझे लगता है कि बेटर टू स्टे पुट, आप उसमें पोज़ीशन ना बढ़ाएँ या पोज़ीशन ना लें। मतलब और भी अपॉर्चुनिटीज हैं और काफी अच्छे बैंक है, जैसे कोटक बैंक है, आप उसको देख सकते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत अच्छे हैं, आरओए तकरीबन 2% है। इंडसइंड से बेहतर बेहतर उसमें नंबर्स आ रहे हैं, तो उस तरह के विकल्पों में भी जाया जा सकता है। ओके, ठीक है, इंडसइंड बैंक को लेकर ये भी। लेकिन शरद हमारे साथ हैं। शरद, यस बैंक आज हमने देखा था कि भारी गिरावट पर शुरुआत हुई थी और इसकी उम्मीद भी थी, क्योंकि इन्वेस्टर का लॉक इन खत्म हुआ है और बैंकों के पास करीब 33% के आसपास का हिस्सा है 2020 के रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत।
लेकिन ये रिकवरी शरद क्यों आ रही है शेयर में? क्या कुछ पॉजिटिव आने की उम्मीद है? क्योंकि अंकुर ये खबर लेकर आए थे कि एसबीआई का जो स्टेक है वो बना रहेगा, उसको लेकर वो बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे उसको बेचने को लेकर। और ये बताइए कि क्या खबरें हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, आज जो था इम्पॉर्टेंट डील भी हुआ था और आपने सही कहा कि आज जो इन्वेस्टर लॉक इन पीरियड है वो ख़त्म हुआ है। 0.6% इक्विटीज़ जो है एक्सचेंज शेयर हैंड्स की है। लगभग 16 करोड़ का जो डील हुआ है, लगभग 40 बंच ऑफ ट्रेड्स के हिसाब से। लेकिन बायर और सेलर अभी तक नोन नहीं है। और इसके अलावा बैंकों के हिस्से के बारे में बात करें तो लगभग 33% हिस्से देखने मिले हैं। और एसबीआई का अगर स्टेक देखें तो ऑलमोस्ट 26% का है। यहाँ पे सोर्सेज कह रहे हैं कि हमारे जो एसबीआई का स्टेक है वो अभी भी सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर रहने वाले हैं। और इसके कारण जो है मार्केट्स ने भी जो एक चीयर दिया है। ऑफकोर्स जब खुला था स्टॉक तो लगभग 12% का गिरावट देखने मिला था, लेकिन वहाँ से जो रिकवरी आई है वो लगभग 9 से लेकर 10% तक का एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने मिली है। तो स्ट्रीट जो है इस लॉक इन को जो है धीरे धीरे फैक्टर इन किए जा रहा है। एंड ऑफकोर्स एक डील भी हुए एडवेंट और कार्लाइल के साथ एसबीआई के साथ, जहाँ पे वो डील के बाद जो है हल्की सी स्टेक ज़रूर घट सकती है। लगभग 26% से 24% तक का ओवरऑल स्टेक आ सकता है। लेकिन रिटेल में भी जो है इंटरेस्ट अच्छी बनी हुई है। और यहाँ पे आगे मानना है ब्रोकर्स का कि अच्छी बाइंग जो है रिटेल सेगमेंट में भी थोड़ी देखने मिल सकती है। तो इसके कारण जो है एक रिकवरी और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो येस बैंक में हमें देखने मिल रहा है। ओके, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो येस बैंक पे एक बात रही। इसे इस डेवलपमेंट को देखना होगा, दिन भर ट्रैक करना होगा। लेकिन एक बार चार्ट्स क्या कहते हैं वो हम किरण से भी समझ लेते हैं। किरण, येस बैंक के चार्ट्स पे अभी किस तरह का प्रेशर बना हुआ है और कितना स्लाइड कर सकता है? ओवरऑल येस बैंक की अगर हम बात करें तो करीबन मई 2021 से लेके हम देखें तो सितंबर 2022 तक ये स्टॉक के ऊपर 15-16 रुपीस का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था। उस स्टॉक को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही हमने देखा कि सितंबर 2022 के बाद जैसे ही ये क्रॉस हुआ, उसके बाद स्टॉक ऊपर में 18-19 रुपए के आसपास कंसोलिडेट हुआ और वहां से फिर एक सुपर हमने यहाँ पे एक मूव देखा जो ऊपर में 25 तक आया। अब वापिस स्टॉक कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस सपोर्ट के आसपास रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट का ऐड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं 15 और 16 रुपए के बीच में कंसोलिडेट हो ऐसा हमें लग रहा है। ओवरऑल अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे कॉशियस हमें रहना चाहिए। तो जिनके पास है वो 15 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस है। तो आज का जो भी लो पड़ा है सुबह जो 15 रुपए के नीचे 14.90-80 के बीच में लो है, सो वो लो के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली येस बैंक में बने रहे। नए लोगों जिनको अगर बाइंग करने का सोच रहे उनके लिए मैं बोलूंगा कि वेट एंड वॉच कीजिए। अगर स्टॉक वापस ऊपर 18 रुपए के ऊपर निकलता है तो ही आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट या तो फ्रेश ट्रेड कर सकते हो। जिनके पास है वो 15 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। बाकी फ्रेश ट्रेड के लिए मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए। ठीक है, फ्रेश ट्रेड के लिए वेट एंड वॉच करना है, अभी कुछ नहीं करना है शेयर में। 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के अगर आपके पास पुराने अगर निवेश हैं उसको बनाए रखिए। लेकिन प्रियंका, बैंकों ने 10 रुपए से नीचे के भाव पर ये शेयर लिए थे और हमने देखा था कि 24 रुपए के आसपास तक शेयर ये गया था। तो निश्चित तौर पर मुनाफा चूंकि बहुत बड़ा हो रहा है, वो फाइनेंशियल इन्वेस्टर थे तो थोड़ी बहुत बिकवाली तो आना लाजमी भी है। हालांकि निकुंज से बातचीत हो रही